देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है व्हेन टू propositions with same subject and predicate terms agree in quality but differ in quantity are known as। जब एक ही विषय और विधेय पदों वाले दो प्रस्ताव गुणवत्ता में सहमत या समान होते हैं लेकिन मात्रा में भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ना? टर्म्स एग्री इन क्वालिटी बट डिफर इन क्वांटिटी। याद करिए, जब हम स्केयर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तब क्या आएगा कि ये क्वालिटी के अंदर तो एग्री करते हैं बट क्वांटिटी में डिफर करते हैं, तो क्या आंसर आएगा? किसी ने भी राइट आंसर नहीं करा है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो वैसे इसका आंसर सब अल्टरनेशन आना चाहिए था, लेकिन सब अल्टरनेशन यहाँ है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कोरोस्पेंडिंग होता है, जो कोरोस्पोंडिंग है उसको सब अल्टरनेशन भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 है। ठीक है ना? जो हम बात करते हैं, अगर आपको याद है तो आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ए ई आई ओ की जब हम बात करते हैं अब, तो यहाँ ऑल है। ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ कि ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है। ठीक है ना? ऑल मैन आर मोर्टल। और इसमें आई में क्या लिखूंगा मैं? सब मैन आर मोर्टल। सब मैन आर मोर्टल यही लिख दूंगा ना, सब मैन आर मोर्टल। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ में मैंने कहा कि ऑल, यहाँ पे ये क्वांटिटी सब की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है, ये कुछ की बात कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ और चीज से वो एग्री कर रहा है लेकिन क्वांटिटी में भिन्न है। तो ये कौन सा रिलेशन है? ये सब अल्टरनेशन की बात करते हैं आप, अगर आपको याद है तो। ठीक है ना? क्योंकि बीच में ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, ये कॉन्ट्रेरी, ये सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, ये बात करते हैं। तो ये बेसिकली कोरस्पेंडिंग या सब अल्टरनेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑल है यानी कि सभी, यहाँ कुछ है, तो ये कह रहा है कि क्वांटिटी डिफर है, मात्रा डिफर है, लेकिन और बाकी जो टर्म है ना, उससे एग्री करता है क्वालिटी से। तो ये क्या आएगा? सब अल्टरनेशन या कोरस्पेंडिंग। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सब अल्टरनेशन। दिस इज द स्पेसिफिक टर्म फॉर द रिलेशनशिप between a universal proposition and its corresponding particular proposition। यूनिवर्सल मैंने हने ऑल की बात की थी, अभी मैंने बात की थी यूनिवर्सल ऑल मैन आर मॉर्टल जैसे। पर्टिकुलर में मैंने सब मैन आर मॉर्टल की बात की थी। तो यही है। जैसे ये एक और एग्जांपल है, जैसे ऑल कैट आर मैमल्स। ठीक है, ऑल हो गया, ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सार्वभौमिक सकारात्मक। ऑल आता है तो यूनिवर्सल होता है ना, और इसमें कहीं नो नहीं है, तो यूनिवर्सल क्या आ गया? अफर्मेटिव आ गया। और सम कैट्स आर मैमल। ठीक है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव आ गया, यानी कि विशेष सकारात्मक आ गया, कुछ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल और सब में डिफर है ना, और तो सब समान है चीजें। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी का डिफर है, ये सब अल्टरनेशन या कोरस्पोंडिंग होता है ना। इसको कोरस्पोंडिंग प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। जैसे अगर एक ये भी रिलेशन है, ए ई आई ओ वाला हो गया एक, है ना, ऐसे वापस लिखो इसको। एक तो ये ए और आई का रिलेशन हो गया सब अल्टरनेशन, और ई और ओ का रिलेशन भी सब अल्टरनेशन है, यानी कि नो और सम नोट का, नो और सम नोट का। ठीक है ना, ये भी तो है, तो ये भी दो होंगे, यानी कि नो बर्ड्स आर रेप्टाइल्स, सम बर्ड्स आर नॉट रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे भी ये बेसिकली यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव है। ये भी एक कोरस्पेंडिंग प्रोपोजिशन है या सब अल्टरनेशन की बात कर रहा है। तो आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। आप इसको एलिमिनेशन भी तो कर सकते थे। चलो चलो, आपने कोरस्पेंडिंग नहीं सुना हो पहले, तो आपको पता है ना, कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्राडिक्टरी तो अलग चीज होती है। तो आपने ऐसे क्यों आंसर किया? गलत बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करिए। लॉजिशियंस आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन। तर्कशास्त्री मुख्य रूप से निम्नलिखित में रुचि रखते हैं। किस में? इमोटिव लैंग्वेज में, या पोइटिक लैंग्वेज में, या इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में, या डायरेक्टिव लैंग्वेज में। निर्देशात्मक भाषा, भावात्मक, काव्यात्मक या सूचनात्मक। कौन सी बेसिकली भाषा में लॉजिशियन है वो प्राथमिक रूप से रुचि रखते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए। तो वेरी गुड, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव जो लैंग्वेज है बेसिकली, है ना, यानी कि सूचनात्मक भाषा। लॉजिक किसकी बात करता है? लॉजिक में क्या होता है? बेसिकली फैक्ट्स और रीजनिंग की बात करती है ना। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बात करता है कि गलत है कि ठीक है कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में रहता है। ठीक है ना, ये सूचनात्मक भाषा में रहता है। इमोटिव में तो इमोशंस आ गई, तो वहाँ पे सत्य और असत्य में इमोशन जहाँ आ गया तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। जैसे हम टीचिंग में भी बात करते हैं, है ना, इमोशनल एक, और कम्युनिकेशन में भी बात करते हैं, बैरियर है। पोइटिक में बेसिकली किसी चीज़ की जैसे हमने प्रशंसा की,
पोएम के तौर पे, वो कोई लॉजिशियन उसमें बेसिकली इंटरेस्ट नहीं रखता है। और डायरेक्टिव लैंग्वेज कोई चीज़ का निर्देश देना, ये करिए, वो करिए, तो इस तरह की बात नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में बेसिकली इंटरेस्टेड होता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू कन्वे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। Logicians focus on analyzing and evaluating the truth and validity of statements. Informative language allow for this assessment as it present claim that can be considered true or false. Emotive language की बात करें, emotive language use words and phrase designed to evoke emotions or influence the attitude rather than presenting facts, क्योंकि emotions है वो influence या प्रभावित कर देंगे। पोएटिक में ब्यूटी है, इमेजरी है या सिंबोलिज्म, इस तरह की भाषा होती है जहाँ पोएम की बात आती है। डायरेक्टिव लैंग्वेज में गिव कमांड और इंस्ट्रक्शन देने की बात आती है। तो बेसिकली लॉजिशियन किस में इंटरेस्टेड होते हैं? इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज प्राइमरली। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द फालेसी ऑफ स्वाभिचारा, या इसको ब्रैकेट में इसको डिफाइन किया गया है इर्रेगुलर मिडल टर्म। ठीक है, समझिए आराम से। स्वाभिचार या फिर अनियमित मध्य तरक दोष के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आया कुछ समझ में? फालेसी ऑफ स्वाभिचार नहीं आया? मैं बता देता हूँ, अगर इस तरह की फालेसी है तो ये रिजल्ट होता है, इट रिजल्ट इन मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन। याद रखना, ये नोट डाउन कर लेना, यह विभिन्न विरोधी निष्कर्षों से या निष्कर्षों में फलित होता है। ठीक है ना, याद रखना, इट रिजल्ट इन मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। यानी इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर हमें फालेसी ऑफ स्वाभिचारा की बात करें या स्वाभिचार की बात करें, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ये रिजल्ट जो इसका आता है, ये मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन का रिजल्ट आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल है, ऑल कैट्स आर एनिमल। ठीक है, फिर है ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, देयरफॉर इसका कंक्लूजन निकला ऑल कैट्स आर मॉर्टल इज ए वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, हाउएवर ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर कार्निवोरस, therefore some cats are carnivores is example of swabichar. As a middle term, animal is not related to consistently to the major term cat. अब आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर कैट था, यहाँ कहाँ पे रिलेट कर रहा था? अगर यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखो तो कैट जो है वो पहले कहाँ पे देखो, ऑल कैट्स आर एनिमल, यहाँ है सम एनिमल्स आर कार्निवर्स, सम कैट्स आर कार्निवर्स। एक जो एग्जाम्पल है मिडल टर्म जो एनिमल है, वो नॉट रिलेटेड टू कंसिस्टेंटली टू मेजर टर्म। हर बार एनिमल के साथ कैट थोड़ी आ रहा है ना, मेजर टर्म की बात थोड़ी आ रहा है। जैसे तो वो ये कह रहा है कि ये कंसिस्टेंटली ऐसे नहीं आता, ये बेसिकली क्या आता है कि ये जो मिडल टर्म होती है, बेसिकली उसके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ था, अगर आपने देखा कि इरेगुलर मिडल टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट होता है मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन की वजह से। तो ये बेसिकली जो फालेसी है वो फालेसी ऑफ किसकी है? स्वाभिचार। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निकिता मैम वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेरेंस स्टेट द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक? आपसे पूछा है कि क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अनुसार प्रस्तावनाओं की स्थापना का कारण अनुमान के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा है? आपको कारण पूछा है, कौन सा है ना, रीजन पूछा है। तो रीजन में यहाँ ऑप्शन में बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सी ओनली, सेकंड ऑप्शन है डी एंड ई ओनली। ऑप्शन सुन लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सी ओनली, सेकंड ऑप्शन डी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन बी ओनली, और फोर्थ ऑप्शन सी एंड डी ओनली। ये बताइए क्या आएगा? आपको रीजन के बारे में बताना है। रीजन
इसमें ऑप्शन आएगा बी ओनली, थर्ड ऑप्शन। क्या पढ़ा है आपने, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों ऐसा गलत कर रहे हो? बी ओनली, बी ओनली, ओनली बी। अरे रीजन, आपने हिल पे बेसिकली कहा कि आग है ना, कि द हिल हैज फायर, ये किसके रीजन क्या था, हेतु क्या था वहां पे, क्या था? बिकॉज ऑफ स्मोक ना, तो यही तो पूछ रहा है, बिकॉज इट हैज स्मोक। कारण तो यही है ना, इसी कारण की वजह से आपने ये कहा था कि वहां पे बेसिकली आग है। किसके कारण से कहा? स्मोक के कारण ही कहा था, ठीक है ना? और और ये जो यहाँ एक बात इसमें है ना, थोड़ा सा इंग्लिश वाले एग्जाम्पल देख लेना है। आप एग्जाम्पल इंग्लिश वाला देखना यहाँ पे, और ये है ना बेसिकली, सॉरी, ऑप्शंस इंग्लिश वाले देखना। और ये एप्लीकेशन है, अगर बात देखें या उदाहरण आपने कहीं देखा होगा, सॉरी, आपने उदाहरण देखा होगा कि व्हाट एवर एज स्मोक हैज फायर, हम बात करते हैं ना कि उदाहरण आपने कहीं किचन में ओवन में देखा होगा कि वहां पे स्मोक था, फायर हो गई, ठीक है? इस तरह का उदाहरण, दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरेबली एसोसिएटेड विद फायर। तो ये सारी चीजें हम स्टेप्स में जब न्याय के बारे में बात करते हैं, तो हेतु यहाँ पे क्या है? बिकॉज इट हैज स्मोक, कारण, किस कारण से पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बी ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है? ये अच्छे से रिवीजन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fallacy in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is the fallacy of। एक भ्रांति जिसमें किसी विरोधी की स्थिति को वास्तव में जो कहा गया है उससे अधिक चरम या अनुचित रूप में दर्शाया जाता है, वह फालिसी या भ्रांति कौन सी है? बताइए कौन सी है वह फालिसी? पता नहीं भैया, आप लोग क्या पढ़ के आए हो? स्ट्रो मैन के बारे में इतनी बात की थी, पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल भी दिया था कि बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, स्ट्रो मैन की बात करी थी। पता नहीं भाई क्या पढ़ते हो, क्या रिवीजन करते हो। बहुत अच्छे से बात की थी सारी की सारी की थ्योरी में, स्ट्रो मैन, ठीक है? अपील टू पीटी नहीं हो सकता, दया भाव की बात हो गई ये तो। रेड हियरिंग अलग चीज होती है, चीजों को मोड़ना, किसी चीज में मैं बात करूंगा उसके बारे में। अपील टू पॉपुलेंस कहाँ होगा भी, ये तो पॉपुलर कोई जो चीज होती है उसके बारे में बात करता है, जो कॉमन व्यू होता है उसके बारे में। बेसिकली स्ट्रो मैन आएगा इसका आंसर, है ना? देखो, अपील टू पीटी, दिस फॉलिसी इन्वॉल्व यूजिंग इमोशनल अपील लाइक पीटी और गिल्ट टू परस्यूट समवन rather than presenting लॉजिकल एविडेंस। यहाँ किसी तरह का लॉजिकल एविडेंस नहीं होता, दया की अपील की जाती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि ये गरीब है, मलिन बस्ती में रहता है, एक्स नाम का व्यक्ति है, इसको आप सीएम बना दीजिए, मतलब इस तरह की बातें। रेड हियरिंग क्या होती है? दिस पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन इररिलेवेंट टॉपिक टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। ये हमने रेड हियरिंग की बात की थी कि एक यह भ्रांति मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए अप्रासंगिक विषय प्रस्तुत करती है, यानी कि आपका मेन चीज से ध्यान हटाने के लिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार मेरी सैलरी कम हो गई है, इससे घर तो नहीं चल सकता, है ना? तो फिर कोई तीसरी बात लेके आए उसके बीच में, मतलब अलग से मेन इश्यू से हटा के कोई और चीज, इररेलेवेंट टॉपिक ले आए, तो उसको रेड हियरिंग बोलते हैं, है ना? कोई और ही बात करने लग जाए, वो स्ट्रो मैन अलग चीज होती है। स्ट्रो मैन में होती है गलत ही तरह से रिप्रेजेंट करना, उस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर आंसर करते तो बात बन जाती। और अपील टू पॉपुलेंस, दिस फॉलिसी अटेम्प्ट टू परज्यूड बाय अपीलिंग टू पॉपुलर ओपिनियन, है ना? ये पॉपुलर ओपिनियन की बात करता है ये तो। थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बात नहीं बनेगी। मैं फटाफट अब तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, इतना तो समझ लेना चाहिए। आइडेंटिफाई द फिगर एंड मूड, है ना? क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि एक भ्रांति जिसमें किसी विरोधी की स्थिति को वास्तव में जो कहा गया था उससे अधिक चरम या अनुचित रूप में दर्शाया जाता है। जैसे हमने बात की थी ना कि पॉलिटिक्स में भी बात की थी कि कोई मुद्दा है तो वो कहीं और ही लेके चला जाए किसी मुद्दे की, है ना? स्ट्रोमैन उसी को बोलते हैं, जो है ना चीजों को अलग तरह से प्रेजेंट करे। ए फॉलिसी इन विच द अपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड एज ए बीइंग मोर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल दैट इज जस्टिफाइड व्हाट वाज एक्चुअली असर्टेड इन द फॉलिसी। मतलब एक्चुअली वाली बात नहीं, थोड़ा सा मुद्दे को, जैसे हम पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हैं, है ना?
डिसऑर्डर्ड कर देना, जैसे हम पॉलिटिकल डिबेट बात तो कुछ कर रहे हैं और किसी और मुद्दे पे ले जाना, धर्म जाति विशेष पे लेके चले जाना उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर एंड मूड फॉर द फॉलोइंग, आपके पास आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट्स देखिए। ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, फिर लिखा हुआ है ऑल सोप्स आर सोडियम साल्ट, देयरफॉर ऑल सोप आर वाटर सोल्यूबल। आपको इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें मूड एंड फिगर बनेगा। ये नीचे ऑप्शंस है, ए ई आई सेकंड फिगर, ए थर्ड फिगर, आई ए फोर्थ फिगर, ए फर्स्ट फिगर। आराम से सोच समझ के आंसर करें, कोई जल्दबाजी ना करें। सुब्रता मंडल जी, थोड़ा सोच समझ के आंसर करें, एकदम से कहीं कोई गाड़ी नहीं जा रही है कि एकदम से आंसर करने की कोशिश करते हो। पहले सोचिए समझिए फिर आंसर करिए। इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। क्या होगा? फोर्थ आंसर होगा। देखिए सब में ऑल है, यहाँ भी ऑल है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑल है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑल है, तो सीधी सी बात है ए तो आएगा ही आएगा, है ना, इसमें तो कोई गलत होना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पे मिडल टर्म को देख के हम बात करते हैं फिगर की, तो मिडल टर्म यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे मिडल टर्म क्या है? मिडल टर्म क्या है इस पूरे आर्ग्यूमेंट में जो हम बात कर रहे हैं, जो P1 और P2 में तो है लेकिन कंक्लूजन में नहीं है, ऐसी कौन सी मिडल टर्म है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मिडल टर्म क्या है इस सेंटेंस में, या फिर इस कंप्लीट आर्ग्यूमेंट में देखें तो मिडल टर्म क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल, ये वाला चीज यहाँ है ना, और यहाँ है, और ये कंक्लूजन में आपको नहीं मिलेगा सोडियम साल्ट। तो ये कहाँ से कहाँ आ रहा है? ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, और लेफ्ट के साइड राइट तक आता है तो एल आर में फर्स्ट फिगर बनता है, हम बात करते हैं। राइट टू राइट बात करते हैं सेकंड फिगर, और फिर राइट टू सॉरी लेफ्ट टू लेफ्ट बनता है थर्ड फिगर, है ना, और फिर राइट टू लेफ्ट बनता है फोर्थ फिगर, ये हम बात करते हैं। तो फर्स्ट फिगर बनेगा। मिडल टर्म कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। जितने क्वेश्चन है सब लॉजिकल रीजनिंग के जो रिसेंट में आए हुए, मैंने सारे आपसे पूछ डाले हैं। एलआर के जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट है निकिता मैम, जो लेक्चर्स में किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट इम्पोर्टेंट हम करते ही नहीं है, ये ध्यान रखना। सारे इतना तो हम पढ़ते ही बहुत सिलेक्टिव है, मैं बता दूं आपको, वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है किसी भी यूनिट में, ध्यान रखना कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, आप लोग खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।